हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु सेंटर पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्लास 10th में यदि आप हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मेरे कुछ टॉपिक हम बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही से 100% क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। तो टेंशन लेने की बात नहीं है यदि आप अभी तक कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और यहाँ से आप पूरा सीख कर जाएंगे कि हमारा हिंदी का क्वेश्चन जो बनेगा कहाँ से। तो बच्चों, हमारे हिंदी के सब्जेक्ट में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। क्लास 10th में कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार आते हैं। तो कुछ टॉपिक को मैं बताऊंगा, उस टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप हिंदी के सब्जेक्ट में 70 में 70 करके आएंगे बच्चों, ये मेरी फुल गारंटी है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं है, किसको हम तैयार करें। ये बहुत बच्चों के मन में क्लियर मतलब कि डाउट है। बहुत से बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम लोगों को बताइए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर हमारे हिंदी में इम्पोर्टेंट है, कितने जीवन परिचय हम लोग याद करें। तो उसी पर आज चर्चा होगी बच्चों। तो जैसा कि शुरू में क्या होता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ मिलेंगे आपको, जिसका आंसर आपको ओमेआर शीट पर देना होगा। तो 20 क्वेश्चन जो है बच्चों आपको मैं यूट्यूब पर अपने चैनल पर भेज दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट MCQ होते हैं। यदि आप उतना क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो 20 MCQ है बच्चों वो आपका सही जाएगा। उसका लिंक, उस वीडियो का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से क्लिक करके आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं गद्य खंड में जीवन परिचय कौन कौन से इम्पोर्टेंट है बच्चों। गद्य खंड में जीवन परिचय कौन कौन से इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गद्य खंड में आपका जो पहला चैप्टर है मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसी को आप लोग क्या कीजिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बच्चों, एक इनका जो परिचय आप लोग याद रखिए। गद्य खंड में जो पहला चैप्टर आपका मित्रता है और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके जीवन परिचय के आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है और हर एक सेट में आता है बच्चों। 7 सेट बनते हैं यूपी में हर एक सब्जेक्ट के, तो हिंदी में ये 7 सेट में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनके साथ इनका एक रचना याद रखिएगा, जो कि फेमस रचना है इनकी, जिनका नाम है, क्या नाम, चिंतामणि नाम है। तो इनके जीवन परिचय इनका याद रखिए और इसके साथ इनका एक रचना याद कीजिए जिसका नाम है चिंतामणि। और दूसरी यदि बात करें गद्य खंड में, तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके जीवन परिचय को याद रखिए। और ये जो लिखे हैं ममता लिखे हैं, वो भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग याद रखिए। इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो गद्य खंड में जो है आपका जीवन परिचय वो क्लियर हो जाता है। यहाँ से आपका जो 5 नंबर है बच्चों वो क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, 3 नंबर का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा और +2 नंबर का आपको रचना लिखना रहेगा बच्चों। अब पूरा जो जीवन परिचय है आपको 5 नंबर में को लिखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप बात करते हैं गद्य खंड में चैप्टर कौन से इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो चैप्टर बच्चों जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखे हैं, मित्रता लिखे हैं। तो मित्रता मैं दिखाता हूँ, मित्रता में कौन से गद्यांश इम्पोर्टेंट है, गद्यांश के रेखांकित अंश जो आते हैं उसमें वो कौन सा इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए हमारे पास क्या है, जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर जीवन परिचय है। ये लिखे हैं बच्चों मित्रता, ये मित्रता लिखे हैं। इसमें बात करते हैं कि कौन सा इसमें अभ्यास प्रश्न गद्य खंड कौन सा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो है पहला, देखिए पहला क्या कहता है
कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ये जो इनका गद्य का गद्यांश है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिए। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ इनके जो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका भी जीवन परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक आप लोग ये जो ममता है, जिसके लेखक क्या है हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये ममता के गद्यांश को भी आप लोग याद रखिए। जो हमारी ममता है, ये ममता जो चैप्टर है, जिसके लेखक क्या है जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनके जीवन परिचय को आप लोग याद रखिए। और इसके साथ साथ ये जो लिखे हैं ममता, इसके गद्यांश का भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इनके गद्यांश का कुछ देखिए यहाँ पर दिए गए हैं गद्यांश, इनको आप लोग याद रखिए। इनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को यही 2 चैप्टर से गद्यांश मिलेंगे और यही जो चैप्टर से आप लोगों को क्या मिलेंगे, जीवन परिचय लिखने को मिलेंगे गद्य खंड से। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग, ये तो बात रही अब गद्य खंड की। ये हमने बता दिया गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जीवन परिचय याद रखिए और जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि पद खंड में हम लोग जीवन परिचय किसका याद रखें, यानी काव्य खंड में जीवन परिचय हम लोग किसका याद करें। तो बच्चों पद खंड में जो पहला चैप्टर है आपका पद, जिसके लेखक हमारे कौन है, सूरदास जी हैं। तो आप लोग क्या काम करिए कि जो सूरदास जी है उनके एक जीवन परिचय को याद रखिए। सूरदास जी के जीवन परिचय को याद रखिए बच्चों, एक सूरदास को याद रखिए और एक तुलसीदास जी के जीवन परिचय को याद रखिए। एक तुलसीदास जी के जीवन परिचय को आप लोग याद रखिए। बस काव्य खंड में बस आप लोग यही 2 जीवन परिचय को याद रखिए। यहाँ से आपको बस यही देखिए बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 2 में से 1 फंस जाएगा, आपका एक गारंटी है मेरी। तो आप लोग बस क्या काम करिए कि काव्य खंड में बस 2 ही जो हमारे कवि हैं, बस 2 ही कवि का आप लोग जीवन परिचय याद रखिए, एक सूरदास जी का और एक तुलसीदास जी का। इतना कर लेते हैं तो आप लोगों का जो काव्य खंड में जीवन परिचय है बस तैयार हो जाएगी। यानी हिंदी में आप लोगों को बस 4 जीवन परिचय याद करने होंगे आपके, गद्य में 2 और एक पद में 2। तो इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो जीवन परिचय का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि काव्य खंड में हमारे चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमारे पद्यांश आएंगे व्याख्या करने के लिए। तो बच्चे जो पद्यांश में जो सूरदास जी हमारे लिखे हैं, जिनका नाम है क्या पद ये लिखे हैं। पद में आपको बता देते हैं कि जो पद में कौन कौन से हमारे पद्यांश हैं जो कि बार बार हमारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आइए बताते हैं कौन कौन से आपको याद कर मतलब कि व्याख्या करने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों ये देखिए हमारे जयशंकर प्रसाद जी पद लिखे हुए हैं। ये पद में आप क्या कीजिए कि एक चरण कमल बंधव हरिराय, इसको व्याख्या करने के लिए आप लोग सीख लीजिए व्याख्या करना। और एक बच्चों आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए उद्धव मोहि बिसरत नाही, इसको आप लोग याद रखिए। ये एक चरण कमल बंधव हरिराय और इसके बाद जो 7वां पद्यांश है, ये 7वां पद्यांश है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। आप लोग इसको ये इस चैप्टर में बस 2 ही, इस चैप्टर में चरण कमल बंधव हरिराय और एक 7वां जो है पद्यांश उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इन 2 पद्यांशों को आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए। यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, एक आपको जो पद्यांश है वो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर जो है आपका। अब आप लोग दूसरा में याद कर लीजिए, ये तुलसीदास जी का वनपथ पर। ये जो तुलसीदास जी का वनपथ है, ये पूरे वनपथ के का आप लोग व्याख्या करना मतलब कि क्या करिए प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों। तो आप लोग क्या काम कीजिए कि बस 2 ही, एक तुलसीदास जी के वनपथ को और एक सूरदास जी के जो पद है उसको आप लोग याद रखिए। उसको आप लोग व्याख्या करने के लिए क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए व्याख्या करना। यह इस बोर्ड एग्जाम में यही से 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपको। काव्य खंड में यही 2 चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये तो रही बात बच्चों काव्य खंड के जीवन परिचय और चैप्टर की बात रही
कि काव्य खंड में कौन से जीवन परिचय को याद रखें और कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कहाँ से पद्यांश हमारे आएंगे, ये तो बात नहीं यहाँ की। अब बात करते हैं बच्चों अनिवार्य संस्कृत में। अनिवार्य संस्कृत में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर हम लोग को तैयार करने होंगे। तो बच्चों अनिवार्य संस्कृत में जो पहला चैप्टर है आपका, जो पहला चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है वाराणसी। पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है वाराणसी। ये वाराणसी चैप्टर को आप लोग बच्चों पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। इस वाराणसी चैप्टर से आप लोगों को एक गद्यांश मिलेगा इसका क्या व्याख्या करने के लिए, वहाँ से आपको एक गद्यांश पक्का मिलेगा बच्चों। और इस वाराणसी चैप्टर से एक गद्यांश आप लोगों को पक्का मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी फुल गारंटी है बच्चों। यहाँ से आप लोगों को एक गद्यांश जरूर मिलेगा, आप लोगों को उसमें क्या रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। और एक चैप्टर आप लोग याद रखिए जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृत आप लोग याद रखिए बच्चों, भारतीय संस्कृत। ये दो चैप्टर बस आप लोग की संस्कृत अनिवार्य संस्कृत में तैयार रखिए, एक वाराणसी और एक भारतीय संस्कृति। ये दो चैप्टर आप लोग अपने अनिवार्य संस्कृत में तैयार कर लीजिए। यही दो चैप्टर से आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश देखने को मिलेंगे बच्चों, बस यही काम कीजिए। अब बात करते हैं कि निबंध है। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ से, अब व्याकरण की ओर चलते हैं बच्चों। व्याकरण की ओर क्या करते हैं कि व्याकरण में हम लोगों को रस कौन पढ़ना है, कौन सा छंद पढ़ना है, कौन सा अलंकार पढ़ना है। तो बच्चों आप लोगों को जो रस पढ़ना है वो आपको हास रस पढ़ना है और एक करुण रस पढ़ना है। ये दो रस आप लोग तैयार कीजिए, एक हास रस और एक करुण रस। इसके लक्षण और उदाहरण सहित आप लोग याद रखिए। यहाँ से आपको यही दो रस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छंद की बात करें तो एक सोरठा याद रखिए, दोहा याद कीजिए और एक रोला याद कीजिए। ये तीन छंद में तीन आप लोग तैयार कीजिए, यहाँ से आप लोगों को एक पक्का मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके लक्षण और इसके उदाहरण सहित आप लोग याद रखिए। यदि आप लोगों का इसका सलूशन चाहिए तो आप लोग यदि कमेंट करें आप, तो मैं इसका सलूशन के साथ एक पेपर मॉडल पेपर जारी करूँगा सल्यूशन के साथ। यदि आप उस पेपर को हल कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से जो मैं पेपर दूंगा सेम वही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोगों को सल्यूशन के साथ कोई एक मॉडल पेपर हल करना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, तब मैं आपको एक क्या करूँगा, मॉडल पेपर एक जारी करूँगा बच्चों। यदि उसको सल्यूशन के साथ करूँगा, उसको आप हल कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ से 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अलंकार में। तो बच्चों आप लोगों को उपमा अलंकार पढ़ना है और रूपक अलंकार पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। ये तीन आप लोगों को अलंकार पढ़ना है बच्चों। रस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, हास रस और करुण रस। छंद में आपको पढ़ना है सोरठा, दोहा और रोला पढ़ना है। अब बात का अलंकार, तो अलंकार में आप लोगों को तीन अलंकार पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इतने आप लोग इतने अलंकार और छंद जो और रस है जो मैं बता रहा हूँ उतना आप क्लियर कर लेते हैं तो इतना बस क्लियर कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बस यही देखने को मिलेंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग संधि की, कि संधि और हम लोगों को समास कौन सा पढ़ना है। तो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में यानी इन साल आपको आपकी यूपी में बस आप लोगों को एक ही संधि पढ़नी है जिसका नाम है यण संधि। बस आप लोगों को एक ही संधि बस पढ़नी है जिसका नाम है यण संधि। और समास की बात करें तो समास आप लोगों को तत्पुरुष समास के छोड़कर सारे समास पढ़ने हैं। समास आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, कर्मधारय समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास,
द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। कितने हो गए? 1 2 3 4 ठे हुआ बच्चों। और आप लोगों को एक याद करना है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ये 5 समास आपकी बोर्ड आपको 10th में पढ़ने हैं इन साल। तत्पुरुष समास आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी ये 5 समास आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग यदि इस समास में जो सबसे इम्पोर्टेंट समास है बच्चों, वो आपका एक द्वंद्व है और एक द्विगु है। ये 2 समास 5 समास में से ये दो समास है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा बच्चों। MCQ में आप लोगों को पक्का मिलेगा। तो आप लोग संधि में यार संधि तैयार कीजिए और समास में ये 5 समास। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं 5 समास तो आप लोग ये 2 समासों को एकदम पक्का याद कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग ज्योतिष जवाहर खंड की और पर्यायवाची शब्द की। तो ज्योतिष जवाहर खंड ये बस क्या होता है यूपी में, और यूपी में क्या होता है मिर्ज़ापुर, देवलिया, गोरखपुर, इसमें चलता है बच्चों। तो ये ज्योतिष जवाहर खंड को आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द कौन कौन से तैयार करना है ये मैं बताता हूँ लोगों को। पर्यायवाची शब्द में जैसे बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को। पर्यायवाची में जैसे कि क्या हो गया, जल हो गया, क्या मछली का हो गया, घोड़ा का हो गया, और इसके बाद क्या हो गया पक्षी का हो गया, बादल का हो गया, कमल का हो गया, और बहुत सारे जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपके किताब में बहुत सारे दिए हैं, उसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा आपको संधि पढ़ने अरे वो आप लोगों को पर्यायवाची याद करना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए आपके इसमें बहुत सारे क्या दिए हैं। ये देखिए पर्यायवाची अंग में दिया है पर्यायवाची। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि बहुत सारे आपके इसमें किताब में दिए हुए हैं। जैसा कि आप में दिए आपकी किताब में कुल 85 क्या दिए हैं वो पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो इसमें से जो बच्चों इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट इसमें से सबसे ज़्यादा है बच्चों, एक आप लोग अग्नि का याद रखिए, एक अग्नि का याद रखिए। और इसके बाद और आप लोग अश्व का याद रखिए, और इसके बाद आप लोग आँख का याद रखिए, और आकाश का याद रखिए, कमल का याद रखिए, तालाब का याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग पक्षी का याद रखिए बच्चों। अब इस प्रकार आपको क्या करना है कि यहाँ पर हवा के याद रखिए, हवा का। इसके बाद यहाँ आप लोग पृथ्वी का, और इसके बाद आप लोग पुष्प का याद रखिए। बस इतना ही आप लोगों को क्या करना है पर्यायवाची शब्द में तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको बस यही जितना मैं बताया हूँ यहीं से आप लोगों को MCQ में आपके पर्यायवाची शब्द मिलेंगे बच्चों। और अब बात करते हैं बच्चों लकार की। तो लकार में आपके इसमें दिए हुए हैं, यहाँ देखिए आपके किताब में क्या हुए लकार विकार दिए हुए हैं। तो लकार में आप क्या कीजिए कि 5 लकार आप लोग याद रखिए। आप क्या कीजिए कि 5 लकार याद रखिए। इसके बाद जो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप में बच्चों आप लोग शब्द रूप में एक मधु का याद रखिए, और इसके बाद फल का याद रखिए, और एक नदी का याद रखिए। ये शब्द रूप में आप लोग 3 याद रखिए। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा बच्चों। अब बात करते हैं कि निबंध की। तो निबंध में बच्चों आप लोगों को जैसे हो गया कि निबंध में जैसे आप लोगों को क्या करना है कि निबंध में आप लोगों को एक आतंकवाद पर और दूसरा एक प्रदूषण पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, और एक बच्चों आप लोग याद रखिए स्वदेश
स्वदेश प्रेम, ये 3 आप लोग क्या कीजिए कि निबंध आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें से ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो जितना बात मैं बोला हूँ बच्चों, जितना बात मैं आप लोगों को बताया हूँ, उतना बात आप लोग याद रखिए। और इसके बाद यहाँ से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो आप लोगों को मैं जितना बताया हूँ आप लोग उतना तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो हिंदी की तैयारी हो पूरी हो जाएगी। पूरी किताब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आप लोग जितना चीज़ मैं बताया हूँ, जितने टॉपिक मैं बताया हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको हर एक सेट में मिलेंगे बच्चों। चाहे कोई भी सेट आपके एग्जाम में आपके पास आ जाए हिंदी का, आप लोग उसे हल कर लेंगे और 60 से कम आपका नंबर नहीं लेगा हिंदी बच्चों, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंट बिंदु को जान सके। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही वीडियो और सब्जेक्ट के पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। कौन कौन सा हर सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।